नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। जनहित में आज हम बात करेंगे आर पार की लड़ाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार दोपहर करीब 3 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचे। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, जिसमें राकेश टिकैत लाखों किसानों की आवाज बनने पहुंचे। राकेश टिकैत के आने से पहले भारी संख्या में पुलिस फोर्स ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस समय छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस का मकसद है कि किसी भी तरीके से किसानों को शांत किया जाए, लेकिन किसान भी अपनी बातों पर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, बिना इंसाफ के आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। किसानों की कई मांगे हैं, जिसको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। पंजाब के बीच सिंधु बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के प्रदर्शन की आग अब ग्रेटर नोएडा पहुंच गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर किसानों की महापंचायत महापड़ाव में तब्दील हो गई है और ये महापंचायत उन किसानों के लिए है जो जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं। किसानों ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, जिससे कि उनकी मांगों को लेकर के गंभीरता से विचार किया जाए। आंदोलन में देश के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत, हन्नान मौला और दशरथ कुमार भी शामिल हुए हैं। महापड़ाव महापंचायत में गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा के किसान भी शामिल हो रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि इस आंदोलन में 20 जिलों के किसान भाग लेंगे। पिछले 15 दिनों में गांव में जन जागरण किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस महापंचायत में शामिल हो सके, जिसकी बानगी अब ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रही है। किसान नेता के मुताबिक इस आंदोलन में करीब 2500 से ज्यादा किसान शामिल होंगे और करीब 10 बड़े संगठनों ने इसको लेकर के पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। किसान अब की बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और किसानों के मुताबिक सरकार को अब हमारी ही सुननी होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से लाखों किसान प्रभावित हैं। नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ देने की मांग को लेकर जिले के 10 से अधिक किसान संगठन एक साथ मिलकर आंदोलन में जुटे हुए हैं। किसानों की मांगों की बात करें तो पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा चाहिए। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट चाहिए। सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का भी लाभ मिले। हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण भी किया जाना चाहिए। महापड़ाव में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि अभी छोटे छोटे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं, कमेटी तय करेगी आगे क्या करना है। हम शांति के साथ प्रदर्शन करेंगे, जिसको लड़ाई नहीं लड़ना वो किनारे रहेगा। टाइम लगेगा, आज नहीं दुगने इतने थोड़े कहाँ है ये। देखो, प्राधिकरण चलता है सरकार से, अभी सरकारों की पॉलिसी नहीं है। ये इनका दमखम देखेंगे यहाँ के किसानों का। ये रात को कितने बैठेंगे यहाँ पे, रुकेंगे क्या, कितने कहाँ जाएंगे, इनको बैठना पड़ेगा यहाँ पे और सब किसान संगठन को बैठना पड़ेगा, इकट्ठा होगा। ये तो पूरे देश में बनने करीब 2500 से ज्यादा संगठन बनेंगे और बनेंगे। अभी तो गाँव के नाम से बनेंगे। अलग अलग तो कमजोर हो जा, अलग अलग घरों में तो चोरी हो, जब जा इकट्ठे हो जाए तो कौन चोरी कर ले। चोर को भी पिटते, पैरा भी दे, अपनी खेती बाड़ी भी करें, सारा काम कर ले। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के बाहर किसानों के महापंचायत में आसपास के किसान बड़ी संख्या में जुटे हैं। महापंचायत को देखते हुए यहां पर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था शिवहरी मीणा सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशित भी करने पहुंच गए हैं। लंबे समय से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। 28 से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर और 2 दिसंबर से किसान दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में किसानों की ये मांगे कहां जाकर रुकेंगी, अब सवाल है। और किसानों को रोकना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
और इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। अशोक द्विवेदी हैं, नोएडा से संवाददाता। पहले अशोक के पास ही चलेंगे, जरा पूरा अपडेट ले लेते हैं, क्या कुछ मामला है, क्या मांगे हैं किसानों की। अशोक। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो महापंचायत है ये संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा की महापंचायत है, जिसमें करीब आधा दर्जन जो किसान संगठन है वो इकट्ठा होकर के इन्होंने महापंचायत की है। कई मैं आपको बता दूं, ये महापंचायत में इनका जो है कि पहले जो है छोटे छोटे संगठन जो है पंचायत करते थे या प्राधिकरण पे धरना देते थे, लेकिन अब करीब आधा दर्जन जो है किसान संगठन जो है वो इकट्ठा होकर के महापंचायत कर रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं, इनका जो 2014 से पहले जो इनकी जमीनें आवंटन हुई थी उसको 10% का प्लाट, जितना भी इनकी जमीन आवंटन गुना मुआवजा चाहिए। उसके बाद किसान है जो भूमिहीन है या भूमि वाले किसान है, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये अभी जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे इनकी महापंचायत चल रही है। वहीं 28 नवंबर के बाद इनका यमुना प्राधिकरण पे 1 दिसंबर तक पंचायत चलेगी। उसके बाद ये सदन सत्र के दौरान दिल्ली कूच करेंगे। जहां तक किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है कि इनकी आर पार की लड़ाई है। काफी समय से प्राधिकरण से और नोएडा के किसानों में अब इनके जो मुआवजे को लेकर के काफी धरना प्रदर्शन हुए, काफी ज्यादा इनके आपस में अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। विशाल। बिल्कुल, अनिल शर्मा जी के पास चलूँगा। अनिल जी, एक बार फिर किसान सड़क पर हैं और इस बार तो नोएडा से ही चीज़ें की शुरुआत हुई है। लगातार प्राधिकरण पर मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग, और अभी भी कर रहे हैं। आज राकेश टिकैत भी वहाँ पहुँच गए। अनिल जी, देखिए विशाल जी, किसानों का आंदोलन आज पहली बार नहीं, किसानों का आंदोलन पहले भी हुआ। सरकार ने बामुश्किल इनकी बात को माना, लेकिन वो जो कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी, उस कमेटी की जो डिसीजंस हुए उनको लागू करने की मांग किसान कर रहा है। अगर वो मंजूर कर दिए गए तो उनको लागू किया जाना चाहिए, सरकार से आदेश पारित होना चाहिए। लेकिन ये निकम्मी सरकार नहीं चाहती, किसानों की है। पहले भी किसानों ने भरी सर्दी में, भरे कोहरे में आंदोलन किए और उस आंदोलनों को बदनाम करने का भी काम इस सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसी स्थिति में किसानों की जो मांग है, भाई किसानों का आपने पहले तय किया कि इनको 10% प्लॉट दिए जाएंगे, दीजिए ना। बढ़ा हुआ मुआवजा पहले आपकी 2011 में कीमत इनकी तय हुई, 2011 में आज की कीमत क्या है, आप उसी कीमत को देना पसंद करेंगे? तब से लेकर जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, जो वास्तविक उनका हक बनता है। और रोजगार की बात, उनके परिवार, जिस परिवार की जमीन अधिकृत की जाती है उसके एक व्यक्ति के या 2 व्यक्ति को परिवार को नौकरी दी जाती है। तो ये सरकार क्यों नहीं चाहती ऐसे व्यक्तियों को नौकरी देना? किसान हक की लड़ाई लड़ता है, लेकिन किसान का आंदोलन जब भी होता है तो किसान के आंदोलन को ये सरकार कभी राजनीति से प्रेरित बताती है, कभी इनको आतंकवादी तक बता देती है। लेकिन अन्नदाता का अपमान इस सरकार ने किया। पिछला जो आंदोलन हुआ आपने देखा होगा, 750 किसानों की हत्या हुई, उसमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी 750 किसानों को। तो ये तब जाकर, ये कहते ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन जब अन्नदाता आएंगे तो बड़ी बड़ी सड़कों पर कीले बिछाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या सरकार अभी जो फिर से ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जब ये कूच दिल्ली के लिए करेंगे, फिर सड़कों पर वही कीले बिछाने का काम, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाने का काम क्या सरकार फिर से करने जा रही है? क्या सरकार के मंत्रियों को ये नहीं चाहिए कि उनके पास जाकर उनकी बातों को सुनने का काम करें? आखिर किसान चाहता क्या है? अधिकारी क्यों नहीं सुनना चाहते? ये बड़ी विडंबना है। किसान अन्नदाता जो जमीन पे पैदावार करे और उस वक्त वो प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ तो व्यवस्था रही होगी। तो सरकार को ये चाहिए कि कम से कम अपने मंत्री को, अपने प्रतिनिधि को, अपने अधिकारियों को वहां भेजने का काम करे और किसान नेताओं से वार्ता करे। बार बार वार्ता होती है, विफल होती है। आखिर क्यों? ये सरकार की विफलता है। अन्नदाता अगर परेशान है तो पूरा देश परेशान है। बिल्कुल, मैं जब जमीन उपजाऊ नहीं होगी। जी, मोहम्मद साजिद के पास चलेंगे। साजिद भाई, फिर से एक बार किसान सड़कों पर हैं।
और इसमें तो पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर तमाम बातें हैं। जनवरी 2014 के बाद से अधिकृत भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट की बात हुई थी। सभी भूमिगर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ मिले, ये भी मांग है किसानों की। देखिए, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 साल से केंद्र से, यूपी सरकार से, तमाम अन्य सरकारों से मांग कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को मायूसी के सिवाय, बदनामी के सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी इससे पहले भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए आता था, धरने प्रदर्शन आंदोलन करता था, उनकी बात को सुनी जाती थी और उसके बाद वो आंदोलन खत्म होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब वो आना चाहते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। पहले तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद वो आते हैं अपने आंदोलन करने के लिए, अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उनके आंदोलनों को बदनाम किया जाता है, उन पर लाठीचार्ज होता है और उनके साथ ऐसे व्यवहार होता है जैसे वो किसी विदेशी, अन्य किसी देश के हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं। कभी पत्थर, कील, कांटे। और यही हालत है कि जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते थे, नारा दिया गया था बरेली के फतेह पश्चिमी रबर फैक्ट्री स्थित मैदान है वहां से, और उसके बाद किसानों की आय दुगनी करने के लिए IVRI में तमाम वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, तमाम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, तमाम लोग जुटे, लेकिन कहीं कोई आमदनी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। और हिंदुस्तान आज की डेट में किसानों की आत्महत्या करने वाला सबसे नंबर 1 देश बन चुका है। लगातार किसान बेचारे अपनी मांगों के लिए परेशान है और उनकी मांग पूरी होने के बजाय उन पर लाठियां होती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र देख लिए आप, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। कभी किसी के लोन के लिए जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी जो है वो अन्य योजनाओं का उनको लाभ मिलना तो दूर, तमाम किसानों के लिए योजनाएं चलती थी। अभी भी इतनी बड़ी प्रदेश में बाढ़ आई, तमाम बाढ़ आने के बाद पहले की सरकारों में तुरंत सर्वे होते थे और सर्वे के बाद उनको एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ। अभी आप लोग कह रहे हो ना, आपकी पार्टी ये कह रही है, दोनों इंडिया ब्लॉक के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी पार्टी क्या इसको संसद में उठाएगी जैसे सदन शुरू होगा? बड़ा सवाल तो ये भी है। किसानों की बात आप लोग करते हैं ना बार बार, आप इतनी अच्छी बातें आप यहाँ कर रहे हैं, सदन में आप लोग के पास ठीक ठाक आंकड़े भी हैं, तो अपनी बात रखेंगे आप? जितने सांसद आपके पास हैं, लगभग 102 या 100 सांसद कांग्रेस के पास है। हमेशा किसानों की बात को समाजवादी पार्टी ने उठाया है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसानों का गन्ना मूल भुगतान भी समय से शुरू कर दिया गया और शुगर मिलें भी समय से पराई सत्र के से पहले ही शुरू होती थी। लेकिन इस बार तो अभी तक पराई सत्र शुरू नहीं हुई और कल तो एक शुगर मिल का उद्घाटन DM साहब ने किया था कि वो पराई सत्र शुरू होगा, इंडेंट जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें उसकी मशीनरी को पहले देखा नहीं गया और वो पराई सत्र शुरू होने से पहले ही DM साहब ने पूजन किया और वो मशीनरी नहीं चल पाई, धोखा दे गई। और उसके बाद अब उसकी मशीनरी वगैरह जो है वो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है, कहीं गन्ने की तमाम शुगर मिलें शुरू नहीं हुई है, तो कुछ शुरू हुई है तो उनमें जो है भी काम शुरू नहीं किया गया है। तो किसान पूरी यूपी का बहुत परेशान है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बात उठाई और हम लोगों के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का किसानों के साथ है, गरीब मजलूमों के साथ है, और जैसे पहले था अब भी है। लेकिन जिम्मेदारी जिनकी है उनसे सवाल पूछा जाएगा, उन्हीं से कहा जाएगा जो लोग सरकार में है। आप भी उनसे पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। हम केवल उनकी समस्या को उठा सकते हैं, कह सकते हैं, उनके दर्द को बयां कर सकते हैं और हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से। विशाल जी, चलिए, बीजेपी से प्रदीप सरावगी हैं, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन प्रदीप जी, आपकी सरकार में एक बार फिर किसान सड़कों पर है। इस बार नोएडा में है, जगह बदली है, नेता लगभग वही है, दर्शन पाल यहाँ पर भी है, राकेश टिकैत यहाँ पर भी है। ऐसा क्या खास लगाव है आपका और किसानों के बीच का, आपकी पार्टी और किसानों के बीच का? बार बार वो सड़कों पे आ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। वो पहले नमस्कार, देर से आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया। आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात को रखें। हाँ, आपने ठीक कहा कि किसानों का और भाजपा का क्या संबंध है। ये आंदोलन पहले भी और आज भी वही उद्देश्य है, केवल
स्थान परिवर्तन हुआ है। पूर्व मानसिकता से ग्रसित ये आंदोलन है। इस समय तो बल्कि किसान जो है बुआई में खेत पर व्यस्त है। ऐसे समय आंदोलन अगर किया जाता तो इसमें किसान है ही नहीं। किसानों के नाम पर व्यापारी हैं। ये उन लोगों का आंदोलन है जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता को रखता है। उसी मानसिकता के कारण ये फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। जबकि किसानों के संबंध में आपने देखा भी, अभी माननीय जी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। अगर महाराष्ट्र में किसान किसी भी प्रकार की परेशानी में होता तो 2 दिन पूर्व ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां हासिल की है। शायद इतिहास में, राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर के 133 सीटों पर जीत हासिल की है। ये क्या दर्शाता है? किसान निश्चित रूप से वहां खुशहाल होगा। अभी उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। वहां इन्होंने बहुत प्रयास किया इन किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन झूठ का जो विपक्ष प्रोपोगंडा बनाता है इसको अब जनता ने नकार दिया है। ये वही लोग हैं किसान के नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनका किसानों की वास्तविक समस्या से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बातों का जवाब दे देते आप तो मैं और अच्छा लगता। मेरा सवाल था कि ये किसानों को बार बार आपकी सरकार में सड़क पे आना क्यों पड़ा? जब आप करो खुशहाल है, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए। अब हरियाणा जीत गए उसके बाद से तो ये लग रहा था किसानों की सारी समस्या खत्म हो गई। आपकी ही पूरी बात का जवाब दिया। ये पूर्वाग्रही मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। अब वो किसान तो अपनी जमीन सरकार को दे चुके हो, बेचारे कहाँ चले जाएं? वो अपनी अगर जमीन सरकार को दे चुके हैं तो वो कहाँ पर जाकर खेतीबाड़ी करें? का कोई समाधान नहीं है। इन्हें किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। इसके लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं। आप ही की बात का जवाब मैंने दिया। ये है कौन लोग? इनमें से असली किसान कितने हैं? किसान तो अभी खेत पर व्यस्त है, बुआई करने में, कटाई करने में व्यस्त है। किसान के पास इस समय आंदोलन करने के लिए समय ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये वास्तविकता किसान आंदोलन कर रहे होते तो कम से कम वो भी 1 महीने बाद का समय तय करते, जिससे लगता कि इस आंदोलन में किसान आए हैं। किसानों के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये वो लोगों के द्वारा चलाया गया और उकसा करके समय समय पर होने वाला आंदोलन है ये। चलिए हमारे साथ अगर किसानों की समस्या होती तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ ऐसी सद्भावना रखती है, ऐसी उनके साथ सोच रखती है कि उनकी हर समस्या का समाधान करना भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों की प्राथमिकता है। अगर इनके पास कोई समस्या थी तो ये माननीय मंत्री जी के सामने, केंद्रीय मंत्री जी के सामने, प्रदेश सरकार के सामने अपनी समस्या रखते, निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान होता और सुनी जाती। लेकिन उसके पीछे ये मानसिकता है ही नहीं। मानसिकता तो केवल प्रदेश की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बिगाड़ना और झूठ के आधार पर उकसाना लोगों को, ये मानसिकता है। आप इसकी मानसिकता के पीछे जाइए। चलिए अनिल शर्मा बने हो। अनिल शर्मा जी, कितना सहमत हैं आप भाजपा प्रवक्ता की बातों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसान को किसान नहीं मानते हैं और पिछली बार भी यही हुआ। 750 किसानों की हत्या हुई, उनको व्यापारी, आतंकवादी, यानी क्या क्या बीजेपी के नेताओं ने कहा। रही बात, ये कहते कि किसान अगर होते तो सरकार से मांग रखते, सरकार उनकी मांगों को सुनती। इनके नेताओं के पास फुर्सत कहाँ है कि किसानों की बात सुनकर? पर बैठे भाई, जो सामने खड़े वो सब बैठ जाओ भाई, नीचे बैठे, नीचे। किसानों की बात को ये सुनना कहाँ चाहते हैं? अगर इनसे एक बात पूछी, या हाई पावर कमेटी का बनाई तो सरकार के प्रशासन के द्वारा बनाई कि या किसानों ने अपने आप बनाई? और अगर वो कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार के प्रशासन के द्वारा बनी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट शासन तक पहुंची और शासन ने उसको अगर मंजूरी दी है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। फिर अगर वो किसान नहीं थे तो आपने ये कमेटी क्यों बनाई? क्यों उनकी बातों को सुना? उठाकर जेल में डाल दीजिए ना। अगर वो किसान नहीं है तो आपको लगता है वो व्यापारी राजनेता पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जेल में डालिए।
फिर क्यों किसान की बात करते, फिर क्यों 3 काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा इस सरकार को? अगर वो किसान नहीं थे तो बड़ा शर्म आती है बीजेपी की इस बातों पर कि वो किसान नहीं व्यापारी हैं। अरे अन्नदाता है, अन्नदाता को इस तरह का जब बदनाम करोगे तो ये निश्चित है, सरकार बनना और ना बनना ये अपनी जगह है, लेकिन अन्नदाता का अपमान करना घातक होता है। आपकी ही एक पार्टी के एक नेता ने, जहां तक वो हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा से सांसद हैं, किसानों के प्रति अनर्गल टिप्पणी की थी। आज उनके पास कोर्ट का नोटिस भी है और उन्हें कोर्ट में हाजिर भी होना है। तो ऐसी स्थिति में जहां आप देश में आजादी मिली, आजादी के परवानों का उनका अपमान करते हैं, किसानों को आतंकवादी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। किसानों को बरगलाने का काम, किसानों को झूठ बोलने का काम, ये हजारों की तादाद में बैठे हुए क्या ये व्यापारी हैं? व्यापारी होता तो व्यापारी आंदोलन इस तरह से नहीं करते। व्यापारी 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन बैठते, लेकिन किसान अन्नदाता जिसके पेट पर लात पड़ती है, जिसका अधिकार छिनता है, जिसकी जमीन छिनती है, जिसका घर छिनता है, वो अंदर से टूट कर वहां आंदोलन को बेबस होता है। जिसका परिवार सड़कों पर होता है, जिसकी जमीन छीन ली जाए, अधिग्रहित की जाए। किसने अधिकार दिया था आपको किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का? क्या उस जगह बैठे हुए लोग, क्या वो लोग नहीं है जिनके परिवारों की जमीन, जिनकी खेती, जहां जिनकी माँ, जो किसान की माँ होती है, उसको अधिग्रहित करके वहां कॉलोनियां बनाने का काम सरकार ने किया? क्या वो किसान वहां पर धरने पर बैठे हैं? भी नहीं है। किसान नहीं है। चलिए, आप सबको मैं रोकूंगा, मैं आऊँगा, उसके बाद साजिद की भी प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी के जो प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आर पार की लड़ाई। नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर किसान बड़ी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम बड़े बड़े किसान नेता वहां मौजूद हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मोहम्मद साजिद के पास चलेंगे। मोहम्मद साजिद, प्रदीप जी की बात से आप कितना सहमत है? देखिए, उनकी बात तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी किसानों पर वो तो अन्न आरोप लगाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में अन्य सरकारें भी रही हैं कि लोगों ने आंदोलन किया है और उनकी बात को सुना गया है और जो जो समस्याएं हुई हैं उसके बाद वो दोबारा नहीं आए हैं। लेकिन ये हमेशा किसान आंदोलन करेंगे तो किसान वो है नहीं, तो फिर इतनी ठंड के मौसम में, अब ठंड लगातार तापमान गिर रहा है तो कौन जाएगा वहाँ? कारोबारी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, तो इतना किसी को शौक तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो समस्याओं से ग्रस्त है। इसीलिए इतनी ठंड में अपने घर से जो है घर बार को छोड़ के और एक पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ी संख्या में डीजल, अपना कोई पेट्रोल, कुछ ना कुछ खर्च करके वहां अपना काम, अपना जो फसल का समय है वो भी छोड़कर। तो देखिए, ये हमेशा ऐसे मामलों में कोई अगर अभी सैनिक कोई बात कह दे तो कह देंगे सैनिक नहीं है, अगर कोई भी पीड़ित अपनी बात कहे तो ये केवल उसको नेगेटिविटी है। अब रही बात इनका कहने का कि साहब जो है वो हम चुनाव जीते हैं, किसने नहीं देखा है चुनाव कैसे जीते हैं जब वोट ही नहीं पड़ने दिया गया। अभी तक चुनाव आयोग रैलियां कराता था कि साहब ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जागरूकता अभियान चलते थे, तमाम अन्य स्कूलों में कार्यक्रम होते थे, युवाओं को मतदान के लिए, जागरूकता के लिए करते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिवाल्वर लेके इंस्पेक्टर दौड़ा रहे हैं कि आपको मतदान नहीं करना है। अगर आप महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ ना, ये हरियाणा में तो नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं आप मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र हरियाणा में तो ऐसी चीजें नहीं हुई थी, वहां क्या हुआ फिर? वहां देखिए, जैसे महाराष्ट्र में ये उठा है मुद्दा कि 99% बैटरी चार्ज हैं, लोग कोर्ट में जा रहे हैं, यही स्थिति हरियाणा में थी। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेके जहां सवाल उठ रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट पड़ रहा है तो इन लोगों को स्वेच्छा से कह देना चाहिए खुशी खुशी कि हमें तो जनता वोट दे ही रही है, ठीक है, हम ईवीएम से नहीं कराएंगे। अब ये वाला चुनाव जो दिल्ली में होना है ईवीएम से नहीं होगा, अब हम पोस्टल बैलेट से करा देते हैं, देखिए हम तो जीत ही रहे, या महाराष्ट्र करा देते हैं, या 2027 यूपी में करा देते हैं।
कि देखिए हमको तो जनता वोट दे ही रही है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो गलत चीज होगी या ये उसके सपोर्ट में होंगे, अडानी होंगे, कहीं कुछ हो जाएगा। पहली बार ऐसा है कि विदेश मंत्रालय के बोलने के बजाय और पूरी सरकार उनको बचाने के लिए, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल सही है अडानी जी, उनके खिलाफ लगन। अब आप सोचिए जब विदेशों में रिश्वत देके इतना बड़ा ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, तो सरकार जो सही चीज होगी उसे नकारेगी, और जो गलत चीज होगी सरकार और सरकार के लोग उसके हमेशा पक्ष में खड़े हैं। तो इसीलिए उन्हें विकास की, किसानों की, किसी की समस्या से उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास नफरत के तमाम एजेंडे हैं। जो सरकार समय समय पे कहीं कोई ना कोई नफरत का एजेंडा ले आती है कि कहाँ कौन सा किस समय जरूरत है, और लोगों को लड़ाने का काम होता है। इसीलिए उन्हें किसान किसान नहीं दिखते, सिपाही सिपाही नहीं दिखते, महिलाएं के शोषण हो महिलाएं नहीं दिखती। कोई भी अपनी बात करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई ये नेगेटिविटी बात की, साहब नकारात्मक की, ये ऐसा नहीं है, इसके तो पीछे कोई और है। अब बेचारे अगर नहीं है तो आप जाइए उन्हें बंद करा दीजिए, वेरिफिकेशन कराइए। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप तो सरकार में है, देखिए कि साहब ये है भी किसान या नहीं है। जो नहीं है उनका चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों 3 कृषि कानून माने गए? तो आप देखिए देश में लगातार किसानों का अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उन्हें आना पड़ता है, और उससे पहले सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और जब आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ही नहीं, तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लेकर तमाम टीका टिप्पणी करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, और जो है वो बदनाम करने के बाद उनके आंदोलनों पर सवाल खड़े करते हैं, जिससे कि कोई उनकी जो बात है उसको लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए किसान अपनी मांगों के लिए आए हैं, ठंड का मौसम है और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। अगर कहीं वो उनकी बात एक आध मांग गलत है तो आप उनसे बैठ के जब बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। बिल्कुल सही। मैं लेकिन आपको जिस रोकूंगा, तरीके मैं का अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता हैं, जरा उनसे अपडेट हाल का ले लूँ, फिर उनका शुक्रिया करना है मुझे। 1 सेकंड रुक जाइए बस, मैं आऊँगा साजिद भाई आपके पास। अशोक जी जरा हाल की स्थिति बताइए, वहाँ पर हाल की स्थिति क्या है? क्या अधिकारियों ने बात करने की कोशिश की है उनसे, किसानों से? विशाल, बिल्कुल मैं पंचायत में पहले तो भारी संख्या में किसान यहाँ पे एकत्रित हो गए, जिसको लेकर के यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी अस्त होती दिखी। इसमें करीब पुलिस प्रशासन ने 700 पुलिसकर्मी जो अनम्यूट कर लीजिए। उसके बाद किसान कंट्रोल में आए। जहां तक मैं अभी तक जो जानकारी आ रही है, जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई कहना है कि यहाँ पर ये 2 दिन तक महापंचायत करेंगे, और रात में किसानों ने रुकने का भी इंतजाम अच्छा खासा किया है, जो रात को यहाँ पे रुकेंगे और पूरी रात यहाँ पे पंचायत चलेगी। पंचायत जाकर के इनका कल तक भी चलेगी। 28 नवंबर को फिर किसान यहाँ से उठ के यमुना प्राधिकरण पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 2 दिसंबर को जब सदन चलने वाला होगा तो ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो बाकी किसानों ने तो ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई है, लेकिन अभी तक नोएडा प्राधिकरण का कोई कर्मचारी अभी तक बात करने या कोई अधिकारी किसानों से बात करने नहीं आया है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ जो अभी ज्वाइंट सीपी हैं बीड़ा, वो आकर के उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाला है। जबकि मैं आपको बता दूं किसानों का जो आने का वो था वो 300 किसानों का था कि 300 किसान आके महापंचायत करेंगे, लेकिन किसानों का संख्या बल बढ़ता गया, करीब 10,000 से ऊपर पार कर गया उस। और पहले तो ये था कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन किसानों का बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन अभी तक नोएडा प्राधिकरण से कोई अधिकारी किसानों के बीच में नहीं आया है, और ना अभी कोई सूचना है कि शायद उसके पास में लेट नाइट तक भी कोई अधिकारी आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रहे। मैं फिर से चलूंगा बीजेपी नेता के पास, प्रदीप सरावगी जी के पास चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। प्रदीप जी, अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं गया। मैं कह रहा हूँ किसानों की बात सुनने के लिए अधिकारी तो वहाँ पहुँच सकते हैं ना, अधिकारी बात कर ले, सरकार का प्रतिनिधित्व वहाँ अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए कोई आंदोलन है? पहले एक उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करते, सरकार के आगे अपनी बातें रखते, अपनी मांग रखते, उनकी बातों को नहीं माना जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता, अगर तो कोई एक आंदोलन की स्थिति पैदा होती।
और 300 लोगों के इकट्ठा होने की घोषणा करके 10,000 लोग वहां पहुंच जाएं और अभी सदन प्रारंभ होने वाला है तो दिल्ली की ओर कूच कर दें, ये इसका कहां तक औचित्य है, ये कहां तक उचित है। और अभी माननीय प्रतिनिधि जो लोग बोल रहे थे तो बात आ रही थी कि हमारी बात से सहमत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी बात से ये लोग कभी सहमत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनको देश से और देश के विकास से, देश की मूलभूत समस्याओं से, किसान से, मजदूर से, इस देश के युवा से, महिलाओं भाजपा से का दूर दूर तक नाता नहीं है, कोई क्योंकि आपको भाजपा को किसान आपका नजर नहीं आएगा। देखिए, जब आप मेरे गृह जनपद से भी तमाम किसान गए, मैं अभी वही वीडियो देख रहा था। तमाम आऊंगा अनिल भाई, अनिल भाई आता हूँ आपके पास में। अनिल भाई इसके बाद मैं आप ही के पास आने वाला हूँ, जरा इनकी बात कंप्लीट हो जाए ना, पूरी बात तो सुन ली जाए जी। को बड़े भावनात्मक तरीके से पेश किया और आपकी यही कुशलता कि लोगों की भावनाओं को भड़का करके झूठ का एक पुलिंदा तैयार करके हर चीज में, हर जगह, अगर आप जीते तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। हम लोग तो सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में अगर हार गए तो ईवीएम पे जूते पड़ने वाले हैं। अभी आपने पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान को बदल देने का एक इतना बड़ा झूठ तैयार किया। आपके नेताओं ने भाषण दिए था, मंचों से दिए, आपके सांसद ये तो आपके लल्लू सिंह थे, आप मेरी बात, आप वो गोहिल जी थे, कर्नाटक वाले भी ऐसे लोग सांसद तो थे। काफी के पार्टी के सांसद थे। आप अपने नेता को रोकिए ना। विषय पर आपके मेरे नेता इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि 400 से बिल्कुल पार नहीं, होकर संविधान बदल देंगे? बिल्कुल नहीं की थी उन्होंने, बिल्कुल नहीं की थी। संविधान बदल अब देंगे झूठ का बोलते रहिए, आपके चैनल पर द्वारा बैठ के जनता ने सब देखा है। सभी विपक्षी वो उसी का परिणाम, जब वो झूठ एक बार चल गया और दूसरी बार हरियाणा में नहीं चला, महाराष्ट्र में नहीं चला, परिणाम आपके हरियाणा में जो सामने। इलेक्शन कमीशन का जो खेल आपने किया वो भी सबने देखा है कि सैकड़ों दो बार घंटे बाद संविधान तमाम को घोषित बदलने होते हैं, वाले बीच में वोट कितने हैं और कितने बताए जाते हैं, सभी मालूम है हम लोगों को। ऐसी बात नहीं है, आप अनभिज्ञ नहीं है। देखिए, और आपको मेरी शायद ये बात- जानकारी नहीं, आपको मान्यवर प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। और आपको शायद ये एक जानकारी मिनट, किसानों आपने ने कहा कितनी कि बार आपकी किसानों की सरकार से चिंता बात की नहीं। है? पिछली बार जब आंदोलन हुए ये नहीं किसानों के, तो वहां पर क्या हुआ ये हम सबने देखा है। हमारी सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है ये कहने की भारतीय जनता तीन काले पार्टी को, कानून लेकर आई, ये भारतीय लगातार जनता प्रोटेस्ट पार्टी चलता को। रहा, 750 माननीय किसानों जी, की माननीय हत्याएं जी, हो गई, बीच में तब मत जाकर बोलिए। बड़ा मुश्किल में आपकी अगर सरकार आप में- झुकी और तीनों काले अगर कानून आप में वापस लीजिए। साहस, अगर आप में सुनने का साहस नहीं है तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है आपसे। पिछले बार के आंदोलनों में क्या हुआ ये आप सबने देखा। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति के प्रति कितनी संवेदनशील है ये आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग की चिंता करते हुए इस यहाँ पर योजनाएं बना। ये आप मुझे मत दिखाइए। ये आगरा से निकले हुए लोग हैं किसान, आप इन सब आगरा चीजों जनपद से निकले हुए किसान हैं। इन्हीं सब चीजों पर देश को भ्रमित करने का काम आप करते रहे। झूठ का पुलिंदा खड़ा कर करके सरकारें बनाते रहे और 70 साल तक इस देश को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है। ऑफिस में अब इस बैठकर देश की केवल जनता उतनी ही बातें बेवकूफ सीखना, नहीं, उतनी बातें बोलना। जनता के अब बीच इस में आप देश लोग की नहीं जनता जाते सर, बेवकूफ सही मायने नहीं में बनने वाली। किसानों की पहचान ये आपको कहां से आंदोलन, हाँ, होगी? मैं इसी आंदोलन, ये आंदोलन भी उसी का एकमात्र हिस्सा है। ये आंदोलनकारियों को, राकेश टिकैत जी को अपनी नेतागिरी खड़ी करने के अलावा इनका कोई किसानों किसानों की समस्याओं से, किसान आगे बढ़े, किसानों का उद्धार हो कैसे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात पर विचार करने के लिए, सरकार के साथ बैठने के लिए कभी तैयार नहीं रहे कि कैसे किसान का विकास हो, कैसे किसान कृषि के संसाधनों को डेवलप किया जाए। इससे उनका तो बस झंडा थामना और नेता बनना, और आप सब लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से पहुंच जाते हैं। बस इतने, इसके अलावा भारतीय चलिए जनता मैं जरा अनिल शर्मा के पास चलता हूँ। अनिल शर्मा के पास मैं रोकूंगा, प्रदीप जी मैं रोकूंगा, प्रदीप जी मैं रोकूंगा आपको, प्रदीप जी मैं रोकूंगा आपको। अनिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शायद ये ऑफिस के अंदर बैठकर जितनी चर्चाएं होती हैं उसी चर्चाओं के बाजार को चैनल पर बैठकर गर्म करने का। इनको ये नहीं पता कि किसानों ने कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की, कितनी बार सरकार के मंत्रियों से बात पहुंचाने की बात की। हमेशा प्रायोजित आंदोलन, प्रायोजित
भाई ये मैंने अभी जो छोटा सा वीडियो आपको दिखाया, ये आगरा के हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया, मेरा पुराना मित्र भी है, वो किस तरह से किसानों के बीच में जाकर मेहनत करते। वो जो भीड़ जो दिखाई मैंने, ये किसानों की भीड़ है जिनको एक एक ब्लॉक वाइज 15 ब्लॉक, 7 तहसील, 4 नगर आगरा के, जहां किसान कितना है और वो किसानों के चेहरे कौन से हम बखूबी पहचानते, क्योंकि हम जमीन पर बैठकर चलकर काम करने वाले लोग हैं। केवल ऑफिस में बैठकर केवल भाषण देना नहीं जानते कि चैनल पर बैठिए, डेबिट कर दीजिए, काम खत्म। तो वो जो मैंने दिखाए वो लोग, वो किसान है। और शायद किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता है कि किसान वास्तव में होता क्या। एक्चुअली ये तो व्यापारियों की पार्टी है, बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी किसान को कहीं भी स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। आंदोलन की बात की जाए, इसी प्रकार का एक बयान, गलत बयानी आपके मंडी के सांसद ने कहा और उनके खिलाफ एफआईआर आगरा के किसानों ने करी, कुछ वकीलों ने एफआईआर की, तो जिस पर उनके खिलाफ वारंट तक जारी हो गए। उन्हें अब कोर्ट में उपस्थित होना है, लेकिन कितना कोर्ट में उपस्थिति अलग है। दूसरी बात, किसानों की जब बात थी, एक तरफ कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात को सुनेंगे, 4 कदम चलकर अगर किसानों की बात को सुन लिया जाए। देखिए, नेता कोई ना कोई किसी ना किसी यूनियन का होगा। ये लोकतंत्र का समय है, लोकतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाला हमारा देश है। अगर किसानों की बात करने के लिए कोई ना कोई किसान नेता होगा। कांग्रेस पार्टी की बात करनी है, कांग्रेस का कोई नेता होगा। भाजपा की कोई बात करनी है, भाजपा का नेता होगा। सपा की बात करनी है, सपा का नेता होगा। लेकिन इसी तरह अगर कर्मचारियों का कोई मांग रखनी तो कर्मचारियों का नेता होगा। तो ये कह देना कि राकेश टिकैत तो व्यापारी है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत और बेबुनियाद बातें हैं। कम से कम इस बात को समझना चाहिए, अपने सबसे पहले तो इनको एक आकलन करके चलना चाहिए और जानकारी करके चलना चाहिए कि किस किस समय पर उन किसान नेताओं ने उन अधिकारियों से वार्ता की। अगर वार्ता नहीं की होती तो हाई पावर कमेटी क्यों बनाई गई भाई? क्या वजह थी? सरकार की व्यवस्था में ही बनी ना हाई पावर कमेटी, या अनिल शर्मा ने बना दिया, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने बना दी? सरकार ने बनाई ना, आप एक ही सरकार ने बनाई या किसी और सरकार ने बना दी? हाई पावर कमेटी बनी, उसका गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट जग जाहिर हुई, लेकिन उसको लागू कब करेंगे? किसान मांग कर रहा है कि 10% हमको प्लाट दिए जाए, और ये उस कमेटी में लगभग तय था। किसानों को मुआवजा देने की बात थी। भाई अगर उनकी जमीनें नहीं थी किसानों की, तो आप मुआवजा किसको दे रहे हैं? किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 15%। ये पैमाना क्या है? सबको समानता के अधिकार से मुआवजा दीजिए ना। तो किसान अगर डिमांड कर रहा है तो आपने कह दिया बड़े प्यार से कि वो किसान है ही नहीं, तो अपने नेताओं को, जो आपके स्थानीय नेता हैं, स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय पार्षद हैं, स्थानीय प्रधान हैं, उनसे पूछिएगा कि आंदोलन में जिन परिवारों के लोग गए हैं वो किसान है या व्यापारी है। ये जानना बहुत जरूरी है बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि चैनल पर बैठकर कुछ भी कहना बहुत आसान होता है। हम भी कह दें कि हम उस आंदोलन में कल ही बैठे थे, लेकिन जबकि हम गए नहीं, ठीक है, तो चैनल पर बैठकर कुछ भी कहना। भीड़ के रूप में क्या अनिल शर्मा बैठे हुए कितने लोगों को चेहरे मालूम है? कुछ भीड़ में अनिल शर्मा बैठा है कि नहीं? नहीं है ना। तो वही कंडीशन है, वहां जाकर अपने स्थानीय नेताओं को भेजिए। आपके आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के तमाम शाखाओं के लोग हैं। किसान मोर्चा है पूरा, यहाँ तो किसान मोर्चा है पूरा। किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा से पूछिए ना वहां किसान है कि नहीं। केवल चैनल पर बैठकर उन किसानों को व्यापारी बता देना, ये बेबुनियाद है। फिर अगर व्यापारी है तो आप उनकी मांग क्यों मान रहे? पुलिस उनको प्रोटेक्शन क्यों दे रही है? मार भगाए ना, जेल में डाले ना, क्यों नहीं करती? ये व्यवस्था इनको देखनी पड़ेगी। कम से कम किसानों को अपमानित करने का काम न करें। ये अन्नदाता है, ये वो अन्नदाता है जो भरी सर्दी में, भरी दोपहर में, भरी कोहरे में, भरी बरसात में अन्न उपजाकर हम लोगों का पेट भरने का काम करता है। आदमी को बड़ा आसान लगता है, किसान तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब पूरी रात खेत में आधा नंगा खड़ा होकर, आधा पानी में पैर उसके हों, और भराभर सर्दी में वो खेत में पानी लगा रहा हो, खेतों की रखवाली कर रहा हो, तब पता पड़ता है किसान क्या होता है, वो अन्नदाता क्या होता है। किसान को अपमानित करना बंद करे भाजपा, कम से कम कुछ तो लिहाज रखे। अभी कुछ वर्षों से ये अन्नदाता शब्द प्रयोग होने लगा, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही और कार्यकर्ताओं की ही देन है, जिन्होंने किसान को अन्नदाता शब्द से प्रयोग किया है। भाई साहब, मैं क्लास 6 में था। अन्नदाता का बड़ा बीजेपी के प्रवक्ता को शायद जानकारियां कम है। प्रदीप जी, नहीं, मैं आपको बता दूं, जानकारियां कम है। नारा सुना था मैंने,
और 2014 में क्लास छठी में नहीं था, हमारे यहाँ उससे पहले से था। किसान अन्न का दाता है फिर भी मारा जाता है, नारा तब से लग रहा है। तरीके से पेश करके अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए, क्या भाजपा वहां बैठे हुए लोग किसान नहीं? आप भेजिए ना अपनी टीम। हाँ, एक बात सीधी, एक प्रश्न मैं सीधे आप ही से कर दे रहा हूँ जी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के किसान वहां पर उपस्थित हैं, जरा आप ये बता दीजिए मुझको। ये आपको जानकारी करने के लिए वहां जाइए ना। नहीं, ये आप हमें बता दीजिए ना। नहीं, क्या नोएडा की करके नहीं के आपको मैं बता दे रहा हूँ, कितने जनपदों के लोग वहां जाइए ना। कम से कम 3/4 उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं होगा। ये मैं बिना किसी जानकारी के विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप तो कुछ भी हवा में तीर चला दें, वो वाला हाल हो रहा है ना। खाता वही जो भाजपा का है वो सही। अरे मैं आप अपनी बात कहिए ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 3/4 क्षेत्र का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है। कितनी यूनियनें किसानों के बीच में काम करती हैं, कितने संगठन किसानों के बीच में काम करते हैं। हर बार एक ही के पेट में दर्द क्यों होता है? वही लोग वहां जाकर के स्थान परिवर्तन करके यहाँ वहां आंदोलन करते हैं। बकाया उत्तर प्रदेश, बकाया पूरा देश, इतना बड़ा देश है हमारा, वहां के किसानों को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? सही बात है। जवाब दीजिए साजिद भाई, चलिए इस पे आप भी जवाब दीजिए जरा। आपका भी किसान मंच है बकायदा, किसानों की तो बात नेता हमारे यहाँ तो किसान मोर्चा पूरा हम लोग। अरे वो किसान मोर्चा करता क्या, मुझे ये बताइए। वो किसान मोर्चा करता क्या है आपका? किसान पदाधिकारी बता दो, उसमें पदाधिकारी कैसे लोग बने जिनके ये नहीं पता कि खेत में गेहूं की बाल कितनी बड़ी होती है, उनको नहीं मालूम है। ऐसे भी पदाधिकारी गिना दूंगा, मैं नाम गिना दूंगा साहब आपको। आपके किसान मोर्चे में आगरा जनपद का रहने वाला हूं। आगरा जनपद में जो किसान मोर्चे में आपके लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि खेती में खाद कितनी लगनी है और बीज कहां पर लगना है। ये बात मेरे व्यक्तिगत परिचित भी है जो पदाधिकारी आपके बने हो किसान मोर्चे के। अपनी बात कहाँ हो रही, कहाँ आप ले जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अरे ये सब बातें नहीं करिए भाई, ये तो किसान छाट के लाते हैं इनके पास। अनिल भाई बीजेपी किसान मोर्चा में, बता रहा हूँ ना अनिल भाई मेरी बात सुन लो भाई। मैं कह रहा हूँ बीजेपी किसान मोर्चा में जेन्युइन किसान ही होते हैं, उनका बकायदा पूरा टेस्ट लिया जाता है। आपकी तरह थोड़ी कि एक पहलवान को आपने किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी के पास जितने लोग आते हैं सबका बकायदा टेस्ट होता है। कोई भी नेता है होता है इनका पूरा। वो बात अलग है कि एक मैं किस्सा आपको बता दूं प्रदीप जी की, एक युवा मोर्चा भी आपके यहाँ किसान मोर्चा है, तो एक से कहा गया किसान मोर्चे का अध्यक्ष बन जाओ, कहते किसान कितने बचे ही हैं जो मैं मोर्चे का अध्यक्ष बन जाऊं। बाद में खैर वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो गए। ये बातें तो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं, इनका हम मैं क्या जवाब दूं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? मैं पार्टी की लाइन बता सकता हूँ। पार्टी की लाइन किसान मोर्चा में किसानों की समस्याएं और किसानों की प्रगति कैसे हो, वही मैं मेरा सवाल ही है ना। ये किसान मोर्चा अगर बात कर रहा होता तो इतना लंबा समय से चल रहा होता क्या? जब किसान मोर्चा एक पूरी चीज बनी है, एक पार्टी, तो पार्टी का नाम तो खराब हो रहा है यहाँ पे कि भाजपा की सरकार हो, देखिए किसान रोड पर है। तो किसान मोर्चा के लोग आते कि भाई बताओ जरा, हम भी तो किसान हैं, आप ही के साथी संगी हैं, जरा बताइए क्या हुआ है कि प्रदेश के कितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो वहां पर बैठा है, आप बता दीजिए। एक जिले के हजारों किसान हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे 20,000 मिलकर के कितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? चलिए साजिद भाई के पास इतना तो आप स्वीकार करते हैं वो किसान है। विशाल जी देखिए, कुछ जनपदों तो सही, लेकिन किसान तो हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी यूनियनें किसानों की हैं, कितने उन यूनियनों के कितने नेता वहां पर बैठे हैं, कितने जिले हैं, कितने जिलों के लोग वहां पर किसान बैठे हैं? आप बताइए ना। एक क्षेत्र विशेष को लेकर के, एक टिकैत जी को लेकर के आंदोलन करना और उनके पीछे आप जब भी विपक्षी पार्टियों को ताकत दे देना, उनका बढ़िया इंतजाम करना। वहां पर क्या होता है आंदोलन में, क्या रात में खाना पीना कैसे होता है, क्या नहीं होता है? क्या आप ये पिछली बार देखा नहीं? क्या पेपरों में बाद में छपा नहीं? क्या आप कहेंगे हम किसान को बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल भी किसानों को बदनाम करने का काम मैं भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कर नहीं सकता। हम लोग किसानों का सम्मान करते हैं और ये बात बिल्कुल मानते हैं कि किसान अन्नदाता है। किसान पूरी मेहनत के साथ
काम करता है और उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसके साथ जितने भी उसकी प्रगति के लिए, विकास के लिए जो जो संसाधन हमको विकास करना चाहिए वो हमको करना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात को किस तरीके से कह रहा, कौन कह रहा, आप समाज के कितने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बताइए आप जरा। वहां पे बैठे लोग कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? पूरे प्रदेश का, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता, सारी यूनियन के नेता मिलकर के किसानों की बात को रख रहे होते तो ये बात कही जाती कि ये किसानों की समस्या है। चलिए प्रदीप जी, समय की कमी में आपको रोकूंगा, मैं जरा मोहम्मद साहिद के पास चलूंगा। प्रदीप जी मैं रोकूंगा। प्रदीप जी अन्य प्रवक्ता भी हैं, थोड़ा समय का ख्याल रखिए। मोहम्मद साजिद। देखिए, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, बार बार किसानों को लेके कर रहे हैं कि वहाँ कितने जिलों के हैं, वहाँ जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं वो लोग किसान हैं। हर जिले में अलग अलग किसान अपना धरना दे रहे हैं, जैसे बरेली मंडल और जो है और तमाम मंडल हैं, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, इधर जो है जहाँ जहाँ से गंगा और रामगंगा बहगुल नदियां बही हैं, वहाँ के किसानों का अभी तक उनका ना ही सर्वे हुआ है, उनकी फसलें डूब गई, उनकी फसलें बर्बाद हो गई बाढ़ में, ना ही उनको अभी तक कोई मुआवजा मिला है। यहाँ के किसान लगातार कोर्ट, यहाँ जो जिला मुख्यालय है वहां पे धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां पे कभी कभी लाठियां भी खाते हैं, पिटते भी हैं। तो ये तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं कि केवल झुठलाते रहे कि साहब वहां के किसान, पंजाब के किसान अलग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो बड़ी समस्या है जिसमें सभी है तो सारे किसान उस पर एकत्र होते हैं। जहां जहां जो प्रभावित होता है, जैसे बठिंडा में अभी लाठीचार्ज हुआ 3 दिन पहले किसानों पे, तो वहां वो आना चाहते थे, उनकी बात को वहां पर वो किया गया। ऐसे ही बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल और अलीगढ़ मंडल के किसान जो है अपनी फसलों के मुआवजे को लेकर मांग कर रहे थे। बरेली में लगातार हर दूसरे दिन अपनी फसलों के मुआवजे, और जो आवारा पशु हैं उनकी उसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, रात भर उनको जागना पड़ रहा है। आवारा पशुओं के हमले से सैकड़ों किसान अब तक मर चुके हैं, जो खेतों पर रात में दिन भर वो अपने फसलों की में तैयारी में लगे रहते हैं और रात में फसलों को रखाने में लगे रहते हैं। अगर 4 खेत हैं तो एक पे बीबी है, एक पे खुद है, एक पे बेटा है, तो इस तरीके से पूरा परिवार उनका खेतों पर रात भर फसलों को जागता रहता है फसलों की रखवाली के लिए और दिन भर फसल की तैयारी में। तो किसान बहुत परेशान है। ये केवल हर चीज को झुठलाने का काम करेंगे। किसान ही नहीं, आम आदमी, महंगाई देखिए आप, क्या उससे किसान या बड़ा आदमी वो नहीं है, लेकिन ये केवल पूंजीपतियों का पार्टी है। पूंजीपतियों के बारे में सोच सकते हैं। 3 मई 2023 से मणिपुर में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हमले हो रहे हैं, विधायक सांसदों के घरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो क्या वहां गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या कोई सी भी या संघ प्रमुख या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री गए हैं? लेकिन उनको आम आदमी की समस्याओं से, देश के आम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भाषण कर रहे हैं। आप बताइए, इनको किसी की भी गरीब की समस्या से, महंगाई के मामले में इनको कुछ किसी को लेना देना नहीं है। ये जनहित के मुद्दे हैं। अरे अभी किसान पे बात करिए, अभी किसान पे बात करिए। आप किसान पर ही बात हो रही है, लेकिन आप केवल झुठलाने पे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जुमलों में और झूठ में इनसे कोई जीत नहीं सकता। ये आप किसानों की आप बात कर रहे थे कि किसान वहां कितने जिले के हैं। अरे वहां की जो संबंधित समस्या है तो वहां के वेस्ट यूपी के किसान हैं, बरेली के किसानों की अलग समस्या है, मुरादाबाद के किसानों की अलग समस्याएं हैं, लेकिन पूरे देश में ही किसान परेशान है। लगभग औसत करीब हर दिन 154 किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में। तो कहीं ना कहीं परेशान है, तभी तो कर रहे हैं। अगर किसान खुशहाल होता तो रात में ठंड में सड़कों पर नहीं आता, आंदोलन प्रदर्शन नहीं करता। कहाँ कितने व्यापारी आ रहे हैं, कितने कारोबारी सड़कों पर आ रहे हैं? कोई साथ, क्योंकि आपकी सरकार पूंजीपतियों की। आप एक बात जो हमारी बात का जवाब दीजिए। अरे वो तो आप छोड़िए, आप ये बताइए, सरकार आपकी है। अरे सरकार आपकी है, 7 साल से आप हैं, 11 साल से केंद्र में है, तो आपसे ज्यादा कौन होगा इनके लिए? या फिर ये बता दिए नेहरू जी है, नेहरू जी का नाम ले दीजिए, बेचारे वही हैं, हर बात पे नेहरू जी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी कह देती है, उनका नाम यहाँ भी ले दीजिए। इस बार तो आप ले रहे हैं, नेहरू जी है, इस बार तो आप ले रहे हैं साजिद भाई जी।
नहीं, ये बार बार पूछ रहे हैं किसानों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उन्हीं को बता देंगे ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी ऐसा होगा तो नेहरू जी हैं बेचारे, उन्हीं को घेर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अरे 11 साल से आप हैं सेंट्रल में, 7 साल से यूपी में है और स्टेटों में है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो समस्या समाधान कौन करेगा? महंगाई पे काबू कौन करेगा? क्या समाजवादी पार्टी करेगी, इंडिया गठबंधन करेगा? आप जो है वो दूसरों को केवल झूठ और जुमलों में फंसाते रहेंगे। केवल झूठ और जुमलेबाजी बंद नहीं हो रही है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? 15 लाख खाते में कहाँ है? किसानों की आय दुगनी होगी। कितनी किसानों की आय दुगनी हुई? अगर दुगनी होती तो एनसीआरबी के आंकड़ों से करीब हर दिन 154 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे में और उसमें। अब आप कहेंगे हम तो साहब चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव भेज देना 154 आंकड़ा, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा हमारे पास भी जरूर भेज दीजिए। आप ही की सरकार का आंकड़ा है, आपको भेज देंगे, आप ही की सरकार का है। एनसीआरबी आप देखिए, कोई व्यक्तिगत नहीं देता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप खोलिए एनसीआरबी पढ़िए। अरे आंकड़ों में मत फंसाइए भाई, उनसे जो सवाल उन्होंने पूछा वो बताइए। आंकड़ों में दोनों लोग मिलकर मत फंसाइए उन्हें। देखिए एक चीज आप समझिए कि किसानों की आप पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। समस्याओं का, हम आखिरी किसानों की कुछ समस्याओं मिनटों का पर हैं डिबेट की, तो समाधान जो होना आंकड़े चाहिए। बताने जो बात करनी हो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं सीधे क्लोज करूंगा। किसानों देखिए की मैं अपनी बात समस्याओं कह का, लूं, आपको शायद पता ना हो, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता को शायद पता ना हो, 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरेली में कहा कि हम ऐसा किसानों को मालामाल कर देंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और इसके लिए टारगेट रखा गया था। अरबों खरबों रुपए का बजट हुआ, वैज्ञानिक जुटे, उनके आने जाने का डीए टीए खाने पीने का किसान जुटे, किसानों ने राय मशवरे दिए, लेकिन जो 2021 तक होना था वो आज 2024 गुजर गई है। किसान अपनी आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान मांगों के लिए लगातार चलिए मैं साहिद भाई रोकूंगा। साहिद भाई फाइल कमेंट लूंगा मैं नेता बीजेपी से, प्रखर से। प्रखर जल्दी से अपनी बात को रखिए। प्रखर भाई देखिए, किसानों की भावनाओं का और समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जो हमने कहा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है उनकी बदहाली के लिए, तो इस 70 साल के अंदर जो किसानों के विकास के लिए जो संसाधन विकसित किए जाने चाहिए थे, क्या वो संसाधन विकसित किए गए? क्या सिंचाई के साधन हुए? क्या खाद उनको उपलब्ध हुई? क्या बिजली उनको उपलब्ध हुई? क्या मार्केट उनको उपलब्ध हुआ? ये जो हुआ था, आपने क्या किया? 750 किसानों जो हुआ था वो तो आप सब बेचने में लगे हैं। जो हुआ था बेचने में लगे हैं, रेल एयरपोर्ट तो सब बेच रहे हैं, लाल किला भी बेच दिया, और जो किसानों के थे वो भी हुए। आप बीएसएनएल आप बेचने में लगे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे आर पार की लड़ाई पे। अब देखना होगा नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर बैठे किसानों की सुनेगा कौन? क्या अधिकारी आएंगे या सरकार का कोई प्रतिनिधित्व? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।